सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम अपना जो चैप्टर नंबर 2 है यूनिट एंड मेजरमेंट्स, उसका जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है लंबन विधि यानी पैरालक्स मेथड। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि जब हमारे पास कोण के रूप में डिग्री थी तो हम रेडियन की क्यों ज़रूरत पड़ी। उसके बाद में हमने जो रेडियन को परिभाषित किया और फिर बाद में डिग्री और रेडियन के मध्य एक रिलेशन स्थापित किया। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो हैं उसको ज़रूर देखें, क्योंकि जब हम लंबन विधि पढ़ेंगे तो उसमें जो प्रीवियस वीडियो उसके जो हमने कंसेप्ट पढ़े हैं उसका यूज होने वाला है। तो पहले मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा, पहले आप वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें और उसके बाद में ये वीडियो देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हमारा लंबन विधि वास्तव में ये क्या विधि है, इसका कहाँ उपयोग होता है। तो सर्वप्रथम तो आप देखिए कि अब आप अपने दैनिक जीवन में यानी बहुत सारी लंबाइयों को मापते हो, यानी आप जैसे किसी वस्तु का माप लेते हो या फिर कोई किसी लंबी दूरी की माप करते हो, वैसे दैनिक जीवन में आप बहुत प्रकार की दूरी को मापते हो। लेकिन आपके पास एक मीटर पैमाना होता है, ठीक है, दूरी को मापने के लिए एक मीटर पैमाना होता है। इस मीटर पैमाने में इसमें एक तो मीटर अंकित होते हैं मापने के लिए, उसमें सेंटीमीटर भी अंकित होते हैं और उसमें मिलीमीटर भी अंकित होते हैं। यानी आप कह सकते हो कि जो ये मीटर पैमाना है इसके माध्यम से आप किसी भी वस्तु को मीटर में माप सकते हो, किसी भी वस्तु को सेंटीमीटर में माप सकते हो और या किसी भी वस्तु को मिलीमीटर तक के पैमाने में माप सकते हो। इसका कारण ये है कि जब ये आप जो मीटर पैमाना लेते हो इसमें मीटर भी अंकित होता है, इसमें सेंटीमीटर भी अंकित होता है और इसमें मिलीमीटर भी अंकित होता है। इस कारण आप लगभग देख सकते हो कि जो मीटर पैमाना होता है उससे आप 10⁻³ मीटर यानी 1 मिलीमीटर से लेकर आप 10⁻² मीटर यानी लगभग 100 मीटर तक जो वस्तुएं होती है, 100 मीटर जिसकी लंबाई वस्तु है जिसकी 100 मीटर लंबाई होती है, उस तक आप इस मीटर पैमाने की सहायता से माप सकते हो। तो ये तो हुई जो आपकी प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि ये होती है कि हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है और इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हम सेंटीमीटर, मीटर या फिर मिलीमीटर तक की वस्तुओं को माप सकते हैं। इससे सूक्ष्म भी वस्तुओं को हम माप सकते हैं, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन आज के लिए हम देखते हैं कि हम जब प्रत्यक्ष दैनिक लाइफ की बात कर रहे हैं तब उसमें हम लगभग 1 मिलीमीटर से लेकर 1 मीटर या 100 मीटर तक की वस्तुएं मीटर पैमाने से माप सकते हैं, ठीक है। तो अब जब ये तो हुई हमारे प्रत्यक्ष विधि की बात, अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमसे दूर बहुत सारे पिंड हैं। हमारे हमसे दूर स्टार भी है, प्लानेट भी है, हमारा एक नेचुरल सैटेलाइट जो मून भी है, हमारा स्टार खुद का स्टार सन भी है। तो फिर इनकी मध्य को जो इनके और हमारे मध्य बहुत दूरियां हैं, वो बहुत बड़ी हैं। तो उन दूरियों को मापने के लिए जो ये मीटर पैमाना है ये तो उपयुक्त है नहीं। ये तो है नहीं कि हम यहाँ से चंद्रमा पर जाएं और वहाँ से इसको मीटर पैमाने से इसको माप लें, ये तो संभव है नहीं। तो फिर हमें कुछ नए टूल विकसित करने पड़े, कुछ नए मैथमेटिक्स कंसेप्ट लाने पड़ते हैं, फिजिक्स कंसेप्ट लाने पड़ते हैं। उससे हम उनके जो हमसे दूर है वो बॉडी और हमारे बीच की जो डिस्टेंस है उसको मापने की कोशिश करते हैं। तो उसी की कड़ी में हमने बहुत सारे मेथड विकसित किए हैं, लेकिन उसी मेथड में जो आज हमारे सिलेबस में है वो मेथड है लंबन विधि यानी पैरालक्स मेथड। तो बेसिकली ये पैरालक्स मेथड है क्या, इसके लिए हमें सर्वप्रथम तो ये जानना पड़ेगा कि जो पैरालक्स एंगल है, जो लंबन कोण है वो क्या है। तो मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, हमारी पृथ्वी लगभग गोलाकार होती है, ये हमें पता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि हमसे कोई भी दूर पिंड है, जैसे मान लीजिए ये पिंड है, ठीक है, या इससे पहले हम कोई दूसरा एग्जांपल लें तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो जब आप कोई कार है, जैसे कोई कार है, ठीक है, इस कार में आप बैठे हो, ठीक है, जैसे कार इस डायरेक्शन में v वेग से गतिशील है तो आप इसके 90 डिग्री ऑफसेट पर बैठे हैं। तो इस ऑफसेट पर बैठे होने के कारण आप देखते हो कि जब आप v वेग से इस डायरेक्शन में गतिशील है तो अब आपके जो नज़दीक के जो सड़क के पेड़ हैं वो वेस्ट की तरफ गतिशील करते हैं। यानी जब आप आगे की ओर गतिशील करते हो तब आप देखते हो जो पेड़ के नज़दीक है
वो आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में गति करते हुए दिखाई देते हैं। और वही दूर आप जैसे जैसे दूर देखते हो तो आप देखते हो कि ये तेज़ी से पीछे की ओर गति कर रहे हैं आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये इससे कम मतलब धीमी गति से जो आपके विपरीत डायरेक्शन में गति करते हैं। और लगभग बहुत दूरी पर पहाड़ आप देखते हो तो वो देखते हो कि पहाड़ होता है वो लगभग इस तरह रहता है। तो इसका जब ये पेड़ जैसे यहाँ पर है और आपने देखा इस पेड़ को, अब फिर आपने देखा कि आपकी गाड़ी यहाँ से इस स्थिति में आ गई, यानी ये इस स्थिति से इस स्थिति में आ गई, यानी गाड़ी अब यहाँ थी, पेड़ यहाँ था और आप इस देख रहे थे। जैसे ही आप आगे की ओर चले गए पेड़ आपके पीछे की ओर चला गया, ठीक है। तो अब उस पेड़ को देखने के लिए ये जो आप पहले डायरेक्शन देख रहे थे वो अब उस डायरेक्शन में अगर देखो तो पेड़ दिखाई नहीं देगा। आपको वापस पेड़ देखना है तो उसको इस डायरेक्शन में घूमना पड़ेगा। तो इस डायरेक्शन में घूमोगे तब आपको वापस पेड़ दिखाई देगा। तब पहले आप देख रहे थे इस डायरेक्शन पेड़, जैसे ही ये कार गई इस डायरेक्शन में तो जो आप घूमे हो ना ये होता है पैरेलक्स एंगल है, यानी लंबन कोण। अब मान लीजिए ये आपने लंबन कोण निकाला कैसे, तो देख लीजिए कि आपसे दूर कोई पहाड़ है, जब आप इस डायरेक्शन में v वेग से गतिशील होते हो तो लगभग जो दूर के पहाड़ है यहाँ पर आप देख लीजिए कि क्षितिज पर जो उगता हुआ सूरज है, चंद्रमा है, वो लगभग आपको इस तरह दिखाई देंगे। तो वो आपको इस तरह दिखाई देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उनको भी आपके साथ v वेग से गतिशील होना चाहिए, तभी तो इस तरह दिखाई देंगे। मान जैसे आपकी कार है v वेग से गतिशील हो रही है, ठीक है, कोई दूसरी कार है v वेग से गतिशील है, ठीक है। अब कोई धरती पर कोई आदमी खड़ा है, उसको कार v वेग से ये इस डायरेक्शन में गतिशील दिखाई देगी, ये कार भी इस डायरेक्शन में गतिशील दिखाई देगी, लेकिन इसमें बैठे व्यक्ति के लिए ये जो कार है वो इस तरह में है। इसका कारण ये है कि इसके साथ ये भी v वेग से गतिशील है, इसी के लिए इसलिए तो ये इसको विराम अवस्था में दिखाई दे रही। तो ये पहाड़ भी दूर सूरज है वो v वेग से आपके डायरेक्शन में गतिशील होगा, तभी तो वो आपको इस तरह दिखाई देगा। तब मान लीजिए आप इस पेड़ के, ये पेड़ यहाँ पर है, तो इससे जब जो दूर सूरज है जो चंद्रमा है क्षितिज पर है उससे देख रहे तो पेड़ की स्थिति ये थी। अब जैसे ही आप इस स्थिति से यहाँ स्थिति में इस स्थिति में आ गए, v वेग से गतिशील थे, तो पेड़ तो वही जगह वहीं पर है, लेकिन ये जो पहाड़ है, ये जो चंद्रमा है वो चंद्रमा यहाँ पर आ गया। तब आप देखते हो कि जब आप पहले स्थिति में चंद्रमा देखें तब भी वही सेम डायरेक्शन में था, थोड़े मीटर की ओर चले तो भी वही सेम डायरेक्शन में था। तो इस कारण ये तो इस प्रकार हो गया। लेकिन अगर आपको पेड़ को देखना है तो आपको इस डायरेक्शन में घूमना पड़ेगा, तभी वो आपको पेड़ दिखाई देगा। तो पेड़ को देखने के लिए आपको थोड़ा घूमना पड़ेगा। तो ये जो कोण निकलेगा ये मान लीजिए थीटा था, तो ये भी थीटा होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। तो फिर ये जो थीटा है ये थीटा इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि जब आप देखते हो कि दो रेखाएं समांतर है, उसमें कोई तिर्यक रेखा काट रही है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने एंगल निकाल दिया है, ठीक है। आप यहाँ से कितनी दूरी पर चले गए ये भी आपको पता चल गया, लगभग 100 मीटर की दूरी पर चले। तो अब हम जो पिछले प्रीवियस वीडियो का जो हमने जो सूत्र पढ़ा था उसका उपयोग करते हैं। तो उसका क्या होता है कि कोण बराबर कोण एंगल इक्वल टू चाप बटा त्रिज्या। अब इसमें आपको चाप नज़र नहीं आ रही है, इसमें आपको नज़र आ रहा है स्ट्रेट लाइन। वास्तव में अगर इस सूत्र का उपयोग करना है तो हमें चाहिए ये चीज़, यानी इस कोण का उपयोग कब कर सकते हो? ये एंगल थीटा होगा, ये आर्क होगी, ये रेडियस होगी। तो हमें इसके और पेड़ के बीच की डिस्टेंस ही मालूम करनी है, तो ये हमें ज्ञात नहीं है और इसको भी आर्क लेना ही पड़ेगा। ये आर्क है, तो इसको अगर इस फॉर्मूले का यूज करना तो हमें आर्क चाहिए, जबकि हम तो स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन इसलिए ले रहे हैं, देखिए ये कोई सर्किल है,
ठीक है। यहाँ पर मान ये कोई सर्किल है, ठीक है। जब इस दूरी और इस दूरी के मध्य कोई कोण है और ये दूरी बहुत अधिक है, तब ये स्ट्रेट लाइन और इसके मध्य कुछ अंतर होगा, यानी ए बी। तो आर्क ए बी ग्रेटर देन होगी किससे? लाइन ए बी से, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप कोण छोटा करते जाइए, आप मान लीजिए बहुत छोटा कोण किया, यहाँ पर कोण है वो बहुत छोटा है, तब आप देखते हो कि जब स्ट्रेट लाइन है और वो आर्क है, यानी स्ट्रेट लाइन है ये और आर्क है ये, तो लगभग आप देख सकते हो कि आर्क ए बी इक्वल टू स्ट्रेट लाइन ए बी। तब जब ये कोण बहुत छोटा होगा, कोण है बहुत छोटा है, तब हम कह सकते हैं कि जो आर्क है वो लगभग इक्वल किसके होगी? स्ट्रेट लाइन के। तो स्ट्रेट लाइन इसमें है, तब इसमें हमारे पास कोण दिया हुआ है, एंगल हमने ज्ञात कर लिया यहाँ से, ठीक है। तो एंगल हमारे पास है और ये रेडियस हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए इसमें आर्क हम कितनी दूरी चली गए वो हमें पता है, ठीक है। ए बी है मान लीजिए ये, और जो दूरी है वो रेडियस के रूप में हमें पता नहीं है, ठीक है। तो अब इक्वल टू ए पी बटा थीटा, यानी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसको आप ऐसे समझ नहीं सकते हैं कि ये कैसे इस तरह, तो आप दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये है आर्क, ठीक है। अब ये आप मान लीजिए कि सूरज है, कि इसको हम साथ कैसे चला रहे हैं, जबकि ये तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप ये कैसे मान सकते हो कि सूरज है वो हमारे साथ कैसे चल रहा है। अगर ये पीछे की ओर चल रहा है तो इसको भी पीछे की ओर चलना चाहिए, यानी ये कोण बना रहे थे, ये कोण भी कुछ न कुछ बनना चाहिए। तो देखिए ये कोण लगभग 0 हम मान सकते हैं, 0 मान रहे मतलब इसका है कि ये भी हमारे साथ चल रहा है। अब कैसे मान सकते हैं? देखिए ये डिस्टेंस है हमारे पास d, मान लीजिए सूरज के पास ये डिस्टेंस हमें पता है। अब इसका कोण बराबर होता है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को मान लीजिए ए बी है और ये डिस्टेंस हमारे पास d। तब d है नहीं, d है वो है 15 करोड़, ठीक है, और ए बी है लगभग 100 मीटर। अब 100 बटा 15 करोड़ कितना होगा? लगभग 0 के इक्वल होगा। तो ये जो थीटा होगा इसके सापेक्ष जो होगा वो 0 ही बनेगा, ठीक है। इसमें इसलिए थीटा ज़्यादा बन रहा है क्योंकि ये दूरी है ना सी बी सी, ये दूरी बहुत कम है। तो ये दूरी बहुत कम है तो एंगल सफिशेंट हमारा बनेगा, लेकिन बहुत दूरी के लिए जो एंगल है वो 0 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। तो इसमें हमने जो लंबन विधि है उसका जो एक रियल लाइफ एग्जांपल है उसके माध्यम से हमने समझ लिया है कि किस प्रकार हम हमारे और उस पेड़ के बीच की डिस्टेंस को हमने मापा है। तो उसी का प्रयोग है, वो हमसे दूर पिंड है उसको मापने में करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। अब हम अपना जो मूल मुद्दा है उसमें आते हैं कि हमसे दूर जो स्टार है उसको हम किस प्रकार मापते हैं, ठीक है। तो अब हम लंबन विधि में अपना जो मेन मोटिव है, जो हमसे दूर जो कोई पिंड है उसको मापने में इस विधि का प्रयोग करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए ये आपके पास है पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी थोड़ी छोटी बना देते ताकि जो समझने में है वो आसानी हो जाए। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अब जब हमारी पृथ्वी है तो पृथ्वी से हम कोई स्टार है, ठीक है, कोई दूर यहाँ पर कोई स्टार है, ठीक है। अब उस स्टार से हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारे सापेक्ष लंबन दर्शा रहा है? मतलब ये कह रहे हैं पेड़ के मामले में हमने देखा कि कोई दूर है, कोई सूरज है, ठीक है। तो जब सूर्य था तो सूर्य को सर्वप्रथम सूर्य और पेड़ एक सीध में थे, ठीक है। पेड़ यहाँ पर था, सूर्य यहाँ पर था, ठीक है। तो जैसे हम आगे की ओर चले जो पेड़ है वो पीछे की ओर चला गया, लेकिन जो सूर्य था वही तो अपनी जगह स्थिर है। तब हमने देखा कि सूर्य के सापेक्ष सूर्य को हमने एक संदर्भ बिंदु लिया। संदर्भ बिंदु मतलब उसके सापेक्ष हमने स्थिति देखी कि
पेड़ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तब हमने देखा कि जब हम कुछ दूरी पर चले तब हमें देखा कि सूर्य तो वहीं वहीं जगह, यानी हमें सूर्य को देखने के लिए वापस वही स्ट्रेट लाइन चाहिए। लेकिन अगर हमें पेड़ देखना है जो कि पीछे चला गया, उसको हमें गर्दन घुमानी पड़ेगी, तभी हम उस पेड़ को देख सकते हैं। तो हमने देखा कि सूर्य के सापेक्ष जो पेड़ की स्थिति है वो बदल गई है। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि पृथ्वी है, उसके कोई नज़दीक कोई स्टार है, ठीक है। तो उस स्टार को हम इससे कोई बहुत दूरी पर, कोई बहुत दूरी पर, अनंत दूरी पर, यानी इस दूरी पर ये स्टार है बहुत सारे। तब हम देखते हैं कि पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों से नोटिस करते हैं। इसमें हम जब हम नोटिस करते हैं, जैसे यहाँ पर देखा, यहाँ पर देखा, इस अलग अलग दूरबीन से नोटिस करते हैं अलग अलग हिस्सों पर, तब हमने देखा कि इनके मध्य जो जितने भी एंगल है या इनके मध्य जितना भी परिवर्तन, वो परिवर्तन नहीं हो रहा है। आप इस स्थिति देख रहे हो तो भी ये सेम दूरबीन से, मतलब ये चेंज नहीं हो रही है इनकी स्थिति। सभी किसी भी जगह से आप देखते हो तो इनकी जो स्थिति है वो सेम की सेम रहती है। लेकिन आपने दूरबीन से, जैसे यहाँ से स्टार यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है, थोड़ा नज़दीक मान लेते हैं, उसके लिए आपको आसानी होगी। तो आप देखते हो कि आपने अलग अलग हिस्सों से, दूरबीन से पृथ्वी के हिस्सों से देखा, तो आपने देखा कि इनकी स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी आपको दूरबीन से देखना है तो जब इस यहाँ से देखा तो भी जो दूरबीन है वो इसी एंगल पर झुकी हुई थी। आपने यहाँ से दूसरे सिरे पर पृथ्वी देखा तो भी वही उसी एंगल से झुकी हुई थी। यानी जब आप अलग अलग हिस्सों से जब नोटिस कर रहे हो तो इनके परिवर्तन, कोई इनमें जो है स्थिति में कोई आपको परिवर्तन नहीं दिख रहा है। जिस आपने सूर्य के मामले में चलते हुए कारण देखा कि सूर्य की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, परिवर्तन हो रहा था आपके पेड़ की स्थिति में। लेकिन आपने देखा कि इस स्टार है, इस स्टार को देखने के लिए दूरबीन को इस ओर झुकाना पड़ा, तो फिर इनकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा था। तो फिर हमें ये जो पिछले उदाहरण में सूर्य को हमने संदर्भ बिंदु माना था, उसी प्रकार इसमें हम इन स्टार को संदर्भ बिंदु मानेंगे। किसके लिए? इस स्टार की स्थिति जानने के लिए। तो फिर आपने देखा कि अलग अलग हिस्सों से नोटिस करने के लिए इसमें परिवर्तन हो रहा है इनके सापेक्ष इस स्टार की। यानी जब आप अलग अलग हिस्सों से ऐसे नोटिस कर रहे हो तो इनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। लेकिन इस स्टार को आप देखते हो कि पहले देख रहे हो तो ये इसके सीध में दिख रहा था, बाद में देख रहे हो तो यहाँ से देख रहे हो तो ये इनके सीध में दिख रहा है। मतलब इसमें जो परिवर्तन हो रहा है स्थिति में, लेकिन इनके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। इनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, इसका मतलब है कि इनको हम रेफरेंस मानेंगे और इन रेफरेंस के माध्यम से इस स्टार की जो हमसे दूरी है वो मापने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब हम अलग अलग हिस्सों से नोटिस कर रहे हैं इनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन ये इसके सापेक्ष ऐसे ऐसे गति कर रहा है, यानी अलग अलग एंगल दर्शा रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ से मान लीजिए आपने दूरबीन से देखा, ठीक है, तो जब दूरबीन से आपने देखा तो इसकी स्थिति ये थी, ठीक है। बाद में आपने इसके दूसरे हिस्से से देखा तो इनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं था, तो इसके सापेक्ष देखा, ठीक है। जब आपने यहाँ से देखा तो ये स्टार की स्थिति चेंज हो गई। तो आप देखिए कि यहाँ से इनकी स्थिति कोई चेंज नहीं हो रही है, लेकिन इसको देखने के लिए वापस दूरबीन इस ओर से इस डायरेक्शन देख रहे थे दूरबीन को, अब यहाँ पर आए तो इस डायरेक्शन देख रहे हो, लेकिन इस ऊपर वाले तारों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी इस डायरेक्शन से दूरबीन देख रहे हो तो यही तारे सेम स्थिति से वापस यहीं से देखने के लिए आपको भी दूरबीन का एंगल चेंज नहीं करना पड़ेगा, सेम डायरेक्शन से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसको देखने के लिए आपको दूरबीन को इस ओर मोड़ना पड़ेगा। तो फिर हमने इसको इस सीधी रेखा से मिला लिया और ये जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या है, क्योंकि पृथ्वी के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से देख रहे थे। तो ये तो रेडियस है, ठीक है। ये एंगल हमने निकाल लिया। ये एंगल इसलिए निकाला क्योंकि ये थीटा है तो ये थीटा नहीं है, ठीक है। तो ये हमने थीटा निकाल लिया। तो अब ये दोनों पैरेलल है, तो इनके मध्य जो तिर्यक रेखा का ये कोण जो थीटा बनेगा, ये कोण भी तो थीटा बनेगा, तो ये कोण थीटा बन गया, ठीक है। पृथ्वी की रेडियस हमें मालूम है, ये डिस्टेंस हमें पता करनी है।
तो अब हम क्या करेंगे, जो मैंने क्या कहा, ये थीटा है वो बहुत छोटा बनेगा, बहुत ही छोटा, थीटा एक बहुत ही छोटा। जब थीटा बहुत छोटा बनेगा तब मान लीजिए कि जो आर्क होगी, जो ये आर्क होगी लगभग इस स्ट्रेट लाइन के बराबर होगी, यानी आर्क ए बी इक्वल टू मान सकते हैं लाइन ए बी के। ठीक है, तो अब कोण इक्वल टू चाप बटा त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या के रूप में ये डिस्टेंस है डी। अब डिस्टेंस को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, डिस्टेंस ऊपर ले जाए तो डी इक्वल टू, इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, कोण नीचे ले आए और कोण नीचे चाप आर्क हमें पता है, पृथ्वी की रेडियस हमें पता है आर, और जो त्रिज्या है जो कोण है वो भी हमें पता है क्योंकि कोण यहाँ से हमने ज्ञात कर लिया है। ठीक है, तो कोण होगा वो रेडियन में होगा, कोण डिग्री में क्यों नहीं होगा, कोण डिग्री में होगा, कोण जो हम मापेंगे वो डिग्री में होगा, लेकिन उसको रेडियन में परिवर्तित करना पड़ेगा। रेडियन में क्यों परिवर्तित करेंगे, क्योंकि जब ये फॉर्मूला लगाएंगे हम तो इसमें कोण है वो रेडियन में, तो हमें कोण एंगल के रूप में निकलेगा, उसको हम रेडियन में परिवर्तित कर देंगे। इसके बाद पृथ्वी की रेडियस हमें मालूम है, कोण रेडियन के रूप में निकाल देंगे तो डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हम जो पैरालैक्स मेथड है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने देख लिया कि पैरालैक्स मेथड किस प्रकार काम करता है। ठीक है, तो पैरालैक्स मेथड के माध्यम से आप समझिए कि जो डिस्टेंस होगी वो होगी, जो दूरी है कोई भी आधारित दूरी है उसको मान लेते हैं, जैसे वो दूरी है छोटी दूरी उसको मान लेते हैं ए बी, और कोण जो थीटा दिया होगा रेडियन में तो उसके मध्य डिस्टेंस मान सकते हैं। ठीक है, अब तो ये हुई स्टार की डिस्टेंस। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमसे दूर कोई चंद्रमा है, कोई सूर्य है, उसका व्यास ज्ञात करना चाहते हैं, यानी ये सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, तो अब इसका व्यास किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, तो इस यहाँ पर कोई दूरबीन है। ठीक है, उस दूरबीन से इसके इस किनारे की ओर देखेंगे। ठीक है, फिर इसके दूसरे किनारे की ओर देखेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से एंगल निकाल देंगे अल्फा, और ये हो गई डी, हमें पता नहीं है, लेकिन सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी हमें मालूम है, तो उसका मान होगा ये बड़ी कैपिटल डी। तो अब कोण इक्वल टू क्या होता है, चाप क्या है डी, और त्रिज्या क्या है, यहाँ पर चाप नहीं है, चाप ये होती है। ठीक है ना, लेकिन हम यहाँ पर चाप की बजाय स्ट्रेट लाइन इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि ये थीटा बहुत छोटा होगा। देखिए कोण है वो बहुत छोटा होगा, तो अब मान लीजिए कि व्यास है कुछ किलोमीटर में होगा, हम समझ लीजिए। ठीक है, और इसमें जो दूरी है वो बहुत करोड़ों किलोमीटर में है, यानी ये बहुत दूरी है। जब मान लीजिए ये बहुत दूरी होगी तो ये लगभग जीरो की ओर अग्रसर होगा। ठीक है, तो इस कारण हम मानते हैं कि जब बहुत ही दूरी ज़्यादा होगी तो ये कोण बहुत इक्वल टू थीटा के पहुंचेगा, और जब कोण बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा, तो ये जो आर्क और ये जो आप मान रहे हो स्ट्रेट लाइन, ये लगभग दोनों बराबर होंगे। इस कारण हम जो आर्क है उसको लगभग स्ट्रेट लाइन में लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो कोण इसका जो चाप है वो डी और डिस्टेंस है डी, कोण हमने निकाल लिया है, और इसका जो क्या है आर्क इक्वल टू होगा कोण होगा डिग्री में ज्ञात करेंगे तब हमें डिग्री मिलेगा, लेकिन इसको रेडियन में परिवर्तित करना पड़ेगा। क्यों परिवर्तित करना पड़ेगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। तो कोण निकाल दिया, डिस्टेंस हमें मालूम है, तो इसका व्यास आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिकली हुए हमसे दूर किसी स्टार का व्यास निकालना, और उसके और हमारे बीच की कितनी दूरी है, डिस्टेंस है, उसको निकालना। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चन लेकर चलेंगे और उन क्वेश्चनों को समझने की कोशिश, उसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रश्नों को किस प्रकार हल किया जाए। तो देखिए मैं क्वेश्चन वो आपकी स्क्रीन पर लगवा दूंगा और मैं क्वेश्चन पढ़ के इसका आंसर देने की कोशिश करता हूँ। तो एक व्यक्ति अपने पास की किसी मीनार की अपने से दूरी का आंकलन करना चाहता है। जैसे मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, और कोई मीनार है, ठीक है, और ये कोई व्यक्ति है, इसके बीच में दूरी हमें पता नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए वह मीनार सी के सामने, ये मीनार है सी,
किसी बिंदु ए पर खड़ा है और AC की सीध में बहुत दूर स्थित बिंदु O को देखता है। इस AC की सीध में कोई बिंदु है O, इस रेफरेंस पॉइंट की मदद से ये देखता है C को, ठीक है। फिर वो AC के लंबवत 100 मीटर दूर स्थित बिंदु B पर चलता है। इसका लंबवत हुई ये, AC के लंबवत ये, और ये हुई 100 मीटर, और ये B पॉइंट पर पहुंचता है, ठीक है। और वहां से O एवं C को फिर से देखता है। O यहां से O को देखता है, C का देखता है। O बहुत दूर है, बहुत दूर है। BO वो AO की दिशा व्यवहारिक रूप से एक ही है। अब देखिए ये भी पॉइंट तो लगभग ऐसा लगेगा कि ये और इसके बहुत दूर, बीच में बहुत दूरी है, A और O के बीच में बहुत दूरी है। तब लगभग इस ओर आप गतिशील करोगे, आपको भी लगेगा कि O भी लगभग आपकी ओर गतिशील है, यानी कोण लगभग 0 बनेगा। तो इसमें देख रहे हो कि ये जो दिशाएं हैं वो एक ही है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। लेकिन अगर आपको यहाँ से C को देखना है तो आपको गर्दन झुकानी पड़ेगी। तो इस O के सापेक्ष आपने कितनी गर्दन झुकाई, मान लीजिए थीटा। इसमें मान लीजिए, इसमें वापस क्वेश्चन पढ़िए। एक व्यक्ति अपने पास की किसी मीनार की अपने से दूरी आकलन करना चाहता है, यानी ये डिस्टेंस निकालना चाहता है। तो मीनार C के सामने किसी A बिंदु पर खड़ा होता है और AC की सीध में बहुत दूर स्थित बिंदु O को देखता है। फिर वो AC के लगभग 100 मीटर चलता है, बिंदु B पर चलता है जिसकी, और वहाँ से O एवं C को फिर से देखता है। यहाँ से C को भी देखता है, O को भी देखता है। तो देखिए O को देखते हैं तो सेम दिशा होगी, सेम डायरेक्शन होगी। लेकिन जब आप C को देखोगे तब आपको इसके सापेक्ष इसकी गर्दन झुकानी, गर्दन जो है वो ऐसे घुमानी पड़ेगी, तभी वो मीनार दिखाई देगी। तो अब हमने गर्दन कितनी डिग्री घुमाई, थीटा डिग्री घुमाई, ठीक है। लेकिन वो पाता कि C की दृष्टि रेखा मूल रेखा दृष्टि से सापेक्ष 40 डिग्री घूम गई है। इसकी मूल स्थिति है ये। C की दूरी का आकलन कीजिए, इसका आकलन करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए tan थीटा क्या होगा, tan थीटा लंब बटा आधार डिस्टेंस। तो D बराबर 100 अपॉन में tan थीटा। 100 तो 100, ये 100 मीटर है। tan थीटा 40 का मान इसमें कितना दिया हुआ है, 0.8391, लगभग 119 मीटर। यानी ये जो मीटर दूरी होगी 119 मीटर होगी। आपको समझ में आ गया। जो हमने लंबन विधि पढ़ी थी उसी के माध्यम से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के दो व्यासता विपरीत बिंदुओं A और B से चंद्रमा का परीक्षण किया गया। मान लीजिए ये है पृथ्वी, ठीक है। इसके दो विपरीत बिंदुओं, ये विपरीत बिंदु, ये इसकी रेडियस नहीं, व्यास डायमीटर है। उसमें पहले जो मैंने आपको समझाया उसमें जो रेडियस थी उसको डायमीटर में चेंज कर दीजिए। उसमें थोड़ी सी गलती हो गई है, उसको डायमीटर मान लीजिए, क्योंकि रेडियस तो सिर्फ इतनी होती है। और प्रीवियस मामले में हमने जब इस पूरी को रेडियस माना थी वो हमने गलत माना था, उसको आप मान लीजिए डायमीटर, ठीक है। तो उस डायमीटर को R से आप डिनोट कर दीजिए, ठीक है। तो थोड़ी सी वहाँ पर आप मिस्टेक हो गई मेरे से, मैं समझ चाहता हूँ। लेकिन उसको जो प्रीवियस जो मैंने अभी समझाया है उसमें मैं थोड़ा एडिटिंग करके भी डाल दूंगा। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि उसमें जो मैंने रेडियस कही थी उसको डायमीटर मानिए, क्योंकि उसमें डायमीटर ही है वो पूरा, रेडियस तो इतनी ही होती है, ठीक है। तो थोड़ी वो भूल सुधार है, आप थोड़ा समझ लेना। तो परीक्षण किया गया, पृथ्वी के दो व्यासता विपरीत बिंदु A और B से चंद्रमा का परीक्षण किया गया। चंद्रमा यहाँ पर है, ठीक है। चंद्रमा पर अंतरित कोण की माप है, चंद्रमा कोण है, उस पर जो ये कोण है अंतरित कोण है इसका मान है 1 डिग्री 54 मिनट, ठीक है। पृथ्वी का व्यास लगभग है 1.276
10⁷ मीटर। तो अब इसने कहा कि चंद्रमा, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी आकलन की, यानी डिस्टेंस निकाली। तो क्या है, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। मैंने क्या कहा, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या, यानी आर्क बटा रेडियस। कोण हमें दिया हुआ है किस में, डिग्री में। अब हमें क्या है, यहाँ पर ट्विस्ट है, डिग्री को करना पड़ेगा रेडियस में चेंज। अब रेडियन में क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला हम लगाएंगे तो इसमें जो कोण होगा वो रेडियन में होगा। तो ये सर्वप्रथम तो आप इसको रेडियन में चेंज कीजिए। तो इसको रेडियन में आप चेंज कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। इस 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और प्लस 54, 60 और 54 114 मिनट, ठीक है। तो 1 मिनट में, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया कि 1 मिनट में कितना होता है। 1 मिनट में जो रेडियन होता है वो होता है, 1 मिनट में जो रेडियन होता है वो होता है 2.908 10⁻⁴ रेडियन, ठीक है। तो 114 में कितना होगा, तो इंटू 114 से गुणा कर लो। तो इस प्रकार जो रेडियन होगा वो 3.32 इंटू 10⁻⁻² रेडियन, ठीक है। कोण हमारा रेडियन के रूप में निकल चुका है। अब हमें क्या ज्ञात करना, वह हो गया पूरा काम। आर्क दी हुई है 1.276 10⁻⁷, ठीक है। और इसमें जो रेडियस है, त्रिज्या है, यानी ये डिस्टेंस है, इसको ऊपर ले जाओ, कोण को नीचे ले आओ। कोण क्या है, 3.32 इंटू 10⁻⁻² रेडियन, और ये है मीटर में। तो इसका जो लगभग जो आपके डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेना। तो लगभग 3.84 इंटू 10⁻⁸ मीटर, ठीक है। तो हो गया, बहुत सरल क्वेश्चन था, कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। सूर्य के कोणीय व्यास की माप है। सूर्य के कोणीय व्यास की माप, कोणीय व्यास मतलब सूर्य ये है, ठीक है। इसका जो व्यास है वो है। अब इस कोणीय व्यास की माप कितनी है, पृथ्वी से देखने पर 1920 सेकंड है, ठीक है ना, मिनट भी नहीं है, सेकंड है, ठीक है। तो अब क्या ज्ञात करना है, इसमें पूछा है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी बताई हुई है 1.496 10⁻⁻11 मीटर, ठीक है। तो अब क्या डिस्टेंस ये डी निकालना है। वह तो जो कोण बराबर क्या होता है, चाप डी है, और त्रिज्या के रूप में क्या डिस्टेंस दी हुई है, बस काम हो गया। क्या चाहिए, कोण क्या दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको पहले रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। रेडियन में इसलिए चेंज करना पड़ेगा क्योंकि जब ये आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो इसमें कोण रेडियन के रूप में लेना पड़ेगा। ये रेडियन के रूप में ही कोण है, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है ना। तो अब इसको पहले रेडियन में बदल, इसमें देखिए कि 1 सेकंड होता है, जो 1 सेकंड होता है वो कितने रेडियन के बराबर होता है, 1 सेकंड रेडियन के बराबर होता है 4.847 10⁻⁻6 रेडियन, ठीक है। तो हमें चाहिए 1920 आर्क सेकंड का, तो इंटू कर दीजिए 1920, ठीक है। तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान आएगा 9.31 10⁻⁻3 रेडियन, ठीक है। अब क्या है, कोण दिया हुआ है और जो डिस्टेंस है वो दी हुई है, तो इसका व्यास नहीं बता सकते, आराम से बता सकते हैं। डी बराबर होगा, इसको इस और डायरेक्शन ले जाओ, कोण क्या है 9.31 10⁻⁻3 और जो डिस्टेंस है वो 1.496 10⁻⁻11, यानी जो व्यास होगा सूर्य का वो लगभग क्या होगा 1.39 10⁹ मीटर। बस काम हो गया, सिंपल सवाल था और कुछ नहीं। अब देखिए ये तो हुए इसके एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है
कि लेसर प्रकाश के अत्यधिक तीव्र एकीकरण एवं एक दिश किरण पुंज का स्रोत है। लेसर के इन गुणों का लंबी दूरियों के मापन में उपयोग किया जाता है। लेसर को प्रकाश के स्रोत के रूप में उपयोग करते हुए पहले से ही चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी परिशुद्धता से ज्ञात की जा चुकी है। कोई लेसर प्रकाश किरण पुंज, अब ये कहना चाहता है, ये तो ठीक है, मैं जब स्क्रीन पर डालूंगा तो आसानी से पढ़ लेना। मेन मोटिव ये है कि हमें जो लेसर है वो पृथ्वी से, इसका जो प्रकाश है वो चंद्रमा की ओर फेंका जाता है और ये जाके वापस आता है और जो समय लेता है वो 2.56 सेकंड लेता है। ठीक है, तब ये बताना चाहता है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में कितनी डिस्टेंस है। वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं करवाता हूँ। उम्मीद है आपने कर लिया है। ठीक है, तो अब देखिए जो दूरी होती है वो क्या होती है, दूरी बराबर चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। इस प्रकाश को जागकर वापस आने में इतने सेकंड लगता है, तो सिर्फ जाने में कितने सेकंड लगेंगे, तो 2.56 बट्टा 2 यानी 1.28 सेकंड जाने में समय लगेगा। इसमें कह रहा है कि जाकर वापस आने में इतना समय लग रहा है, तो सिर्फ जाने में इतना समय लगेगा। अब हमारे पास समय आ चुका है तो चाल, तो इसमें हमने लेसर का प्रयोग किया। लेसर प्रकाश का उपयोग कर रहा है और प्रकाश की चाल हमें पता है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो चाल प्रकाश की लिख लीजिए 3.8 इंटू समय है 1.28। आंसर आराम से निकाल सकते हो दूरी। बस सिंपल सा क्वेश्चन और कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। इसमें थोड़ी आपको ये थोड़ा ध्यान रखना ताकि प्रकाश की चाल कितनी है, और इसमें ये सीधा 2.56 से गुणा मत कर देना, क्योंकि ये जाकर वापस आने में लगा समय है। सिर्फ जाने में कितना समय लगेगा, इतना समय दे दिया। चाल प्रकाश की पता तो डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। यह एक विख्यात तथ्य है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवधि में चंद्रमा की चक्रिका सूर्य की चक्रिका को पूरी तरह ढक लेती है। सर्वप्रथम आप यहाँ पृथ्वी से ऑब्जर्व कर रहे हो, पृथ्वी से सूर्य दूर है और चंद्रमा नज़दीक है। तो मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पर है, ठीक है, और सूर्य वो यहाँ पर है। सूर्य चंद्रमा से बड़ा भी है। आप यहाँ से देखते हो, अब पूर्ण सूर्य ग्रह होगा, इसमें कहा पूर्ण सूर्य ग्रह की अवधि में चंद्रमा की चक्रिका सूर्य की चक्रिका को पूरी तरह से ढक लेती है। यानी ये सूर्य के व्यास से हमने खींचा है, ठीक है। तो ये जो चंद्रमा यहाँ पर होगा ये इस सूर्य की चक्रिका को पूरी तरह ढक लेगा। तो यहाँ से देखने पर आपको सूरज दिखाई नहीं देगा, पूरा चंद्रमा दिखाई देगा, ठीक है। सूर्य को इसने पूरी तरह ढक लिया है और यहाँ पर थीटा है। इस तथ्य को उदाहरण 2.3 और 2.4 से एकत्रित सूचनाओं के आधार पर चंद्रमा का लगभग व्यास ज्ञात कीजिए। यानी ये चंद्रमा का व्यास ज्ञात करना है। तो देखिए, इसको मान लीजिए A, इसको B और इसको C और इसको D, E। व्यास मैंने प्रीवियस उदाहरण में कर लिया है, इसका व्यास निकालना है। ये डिस्टेंस हमें मालूम है और ये डिस्टेंस भी हमें मालूम है। तो देखिए AB त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADE के। तो इसमें AB का अनुपात AD के बराबर हुआ, AD, ठीक है। और इसका जो BC व्यास है, BC वो इसके व्यास के इक्वल होगा, DE। तो AB कितना है, प्रीवियस उदाहरण जो हमने किया है उसको ध्यान से देखो, ठीक है। यानी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, 3.84 10⁸, ठीक है। AD कितना है, AD मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी दी हुई है 1.4
496 10⁻11 BC ज्ञात करना है। और DE क्या है? DE है सूर्य का व्यास। सूर्य का व्यास हमने ज्ञात किया है, उसका मान है 1.39 10⁻9 मीटर। ठीक है, तो इसको x मान लेते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब x इक्वल टू होगा, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, यानी 3.84 10⁸ इंटू 1.39 10⁻9 और इसका मान है 49 10⁻11। ठीक है, इसका वैल्यू आप निकाल दीजिए। तो ये आसान हुआ। तो लंबन विधि को हमने आज पढ़ा है, लंबन विधि से संबंधित क्वेश्चन किए, उसको कंसेप्ट को समझा है। तो आने वाले नेक्स्ट टॉपिक में हम इसमें बहुत बड़ी दूरियों को मापन किया है। आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो उसमें सूक्ष्म दूरियों का मापन करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।